Namaskar, my name is Gajendra Das Sharma and you are watching English, and in this video we are going to explain the poem Dust by Judith Wright. Judith Wright is primarily known for her environmental concerns और इस पोम को भी आप इको क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर सकते हो। सबसे पहले एक ब्रीफ समरी मैं आपको बता देता हूँ इस पोम की। फर्स्ट स्टैंजा में एक एपोकलिप्टिक सिचुएशन इन्होंने यहाँ पे बताई है कि आफ्टर the degradation of environment, after the exploitation of all natural resources, जो ह्यूमन बीइंग ने नेचर की कंडीशन बना दी है, उसके बाद से क्या कंडीशन इरप्ट हो चुकी है। इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है। 1930s के टाइम में कनाडा और यूएसए में एक डस्ट बॉल का एक कॉन्सेप्ट था। डस्ट बॉल क्या था? एक डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, उसका रिपरकशंस थे। एक इस तरह का एक हरिकेन टाइप की सिचुएशन, बहुत बड़ा एक डस्ट का धूल का गोला टाइप का आप समझ लीजिए। एंड देन इट डिप्राइव्ड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इट अफेक्टेड द इकोनॉमी ऑफ द रीजन एंड रिजल्टेड इन ग्रेट डिप्रेशन। जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था वो इसमें इस डस्ट बॉल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। किस तरीके से जो फर्टाइल लैंड थी वो डिप्राइव हो चुकी थी उसकी, और जो अर्थ से इतनी लूज हो चुकी थी कि धूल के जो हवा के साथ वो धूल और धूल का एक पूरा गुब्बार बन करके लोगों को बहुत ज्यादा जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लगी थी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगी थी, काम लोगों के ठप हो चुके थे। तो वो एक कंटिन्यूअस, वो बहुत दिनों तक वो धूल के तूफान चलते रहे। तो वो एक डिग्रेडेशन, एक्सट्रीमिटी ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वो कंसर्न यहां पर है। तो वो फर्स्ट स्टैंजा में आपको दिखेगी कि किस तरीके से विंड किस तरीके से अपने साथ में डस्ट का पूरा एक स्टॉर्म बन करके चल रहा है और इट हैज डिप्राइव्ड द सॉइल ऑफ इट्स फर्टिलिटी एंड हाउ नो हार्वेस्ट इज पॉसिबल। किसी तरह की ना तो खेती पॉसिबल है किसी तरह, और ना किसी तरह की यहाँ पे जो फर्टिलिटी की आप इमेजिनेशन कर सकते हो। और उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? जो मॉडर्न गैजेट्स हैं फार्मिंग के। एक प्रिस्टीन तरीका था जब आप सॉइल को, मतलब यू हैड अ रेस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट सॉइल। अब आप क्या है कि मतलब सॉइल की जो ओरिजिनल कैपेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई, उससे कई गुना आप हार्वेस्ट उससे एक्सपेक्ट करते हो। मल्टी क्रॉप फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो, या फिर एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स का उसमें यूज होना, या फिर जो बहुत ज्यादा स्टील लोहे के बने हुए कंबाइन, या फिर बहुत एक्सकेवेटर और इस तरह के जो टूल्स हैं, उससे क्या किया है आपने? पहाड़ हो चाहे जमीन हो, उसको खोदना, तोड़ना, फोड़ना, इस सबसे अर्थ की जो पूरी ग्रिप है, ग्रिप को लूज कर दिया है। और उसका रिजल्ट ये है कि हवा चलते ही उसके साथ धूल का एक स्टॉर्म साथ साथ चलता है। अर्थ अपने उस डिग्रेडेड फॉर्म को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रही है कि किस तरीके से शेल शॉक्ड, जैसे वॉरफेयर में शेल शॉक्ड होता है, ट्रॉमेटाइज्ड होता है इमोशनली, एंड देन ही इज नॉट द पर्सन, द सोल्जर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट हैज हैपेंड टू हिम, हाउ ऑल हिज कॉमरेड्स हैव डाइड एंड देन ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, ही इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ द ट्रॉमा। यहाँ पे अर्थ इज ट्रॉमेटाइज्ड, अर्थ इज स्टिल शॉक्ड। स्टील शॉक मतलब क्या है? जो बहुत ज्यादा मॉडर्न अपैरेटसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जिनसे मॉडर्न फार्मिंग के जो कि एक्स्ट्रा उससे अर्थ की जो ओरिजिनल कैपेबिलिटी से ज्यादा उससे प्रोड्यूस करने की एक ग्रीड है। आपने क्या किया कि मल्टी क्रॉप फार्मिंग के थ्रू आपने कुछ टाइम तक उससे बहुत ज्यादा खेती कर तो ली, लेकिन आपने धीरे धीरे उस अर्थ की, उस सॉइल की जो ओरिजिनल, जो जेनेरिक क्वालिटी थी, जेनेरिक फर्टिलिटी थी, उससे डिप्राइव कर दिया। वो प्रेजेंट सिचुएशन फर्स्ट स्टैंजा में। अब दूसरे स्टैंजा में ऐसा नहीं कि पहले से ही ऐसा है सिचुएशन, डिग्रेडेड फॉर्म में अर्थ पहले से ही रही है कि पहले अर्थ भी काइंड थी, विंड भी काइंड थी, हार्वेस्ट के लिए बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था, एटमॉस्फेयर था, जो वार्म थी सन की वो मॉडरेट थी, वो सपोर्ट करती थी क्रॉप को, उसके फसल को पकाने के लिए सपोर्ट करती थी, बारिश अपने पूरे प्रॉपर टाइम पे आती थी, जब जरूरत होती थी तब आती थी। वो सारा पूरा बैलेंस था, क्लाइमेटिक बैलेंस था, जो अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द फ्रूटफुल एक्सप्रेशन ऑफ द अर्थ। उस बात को यहाँ पे सेकंड स्टैंजा में कहा गया। लेकिन बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स, he has continuously exploited all the resources, और उन रिसोर्सेज से क्या है, उनकी अर्थ की फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी जो नेटिव क्वालिटी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और फार्मिंग के नए नए इनोवेशंस किए जा रहे हैं, उससे
जो जेनरिक क्वालिटी है अर्थ की वो डिस्ट्रॉय कर दी, और जितना दोहन कर दिया है, जितना रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दिया है, उससे पूरा क्लाइमेटिक बैलेंस बिगड़ा हुआ है, लूज हो चुकी है अर्थ। और अब तूफान जब चलता है तो वो अर्थ बॉल टाइप की सिचुएशन यहाँ पर, डस्ट बॉल टाइप की सिचुएशन यहाँ पर हो जाती है। तो सेकंड स्टैंजा में कंपैरिजन है कि किस तरीके से अर्थ पहले काइंडर थी, सन जो थी, सन की जो सनलाइट थी वो मॉडरेट थी, वो क्रॉप फ्रेंडली थी, वो फर्टिलिटी फ्रेंडली थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी सिचुएशन खराब हो गई। थर्ड स्टैंजा में फिर एक एपोकलिप्टिक सिचुएशन को यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर ये प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, एंड दिस इज हाउ द विंड हैज क्रिएटेड हैवॉक इन द अर्थ एंड अर्थ हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज, ऑल इट्स फर्टिलिटी, ऑल इट्स न्यूट्रिशेंट। जो जेनेरिक न्यूट्रिशेंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग न्यूट्रिशेंट्स हैं, उनको आपने आर्टिफिशियली तरीके से दोहन कर लिया। आपने क्या किया? मल्टी क्रॉप फार्मिंग के थ्रू, या फिर बहुत ज्यादा जो मॉडर्न इनोवेशंस के जो आपने टूल्स बनाए हुए हैं, या फिर फार्मिंग जो एग्रीकल्चरल गैजेट्स हैं, ये टूल्स हैं, एग्रीकल्चरल टूल्स हैं, उनको बना करके अर्थ की जो प्रोडक्टिविटी या उसकी फर्टिलिटी को अफेक्ट किया है। उसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा सीवियर हैं। उससे हमारे जो ड्रीम्स हैं, वो थर्ड स्टैंडर्ड में यही है कि किस तरीके से हमारे ड्रीम्स वी हैव बीन डिप्राइव्ड। इट इज नॉट द अर्थ दैट हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ इट्स फर्टिलिटी, इट इज वी who have been deprived of our dreams. We ultimately depend on nature for our existence. We should follow the coexistence theory. But what we are doing, we are dominating the earth and consuming its resources, rather exploiting resources. फोर्थ स्टैंजा में फिर उसी बात को एक होपफुल तरीके से यहाँ पे कही गई, व्हाट वी आर गोइंग टू लीव टू द फ्यूचर जनरेशन। अगर जनरेशन जिस तरीके से हम करते चले आ रहे हैं, तो एक डिस्टोपियन लैंड, एक यहाँ पे डिस्टोपियन लैंड की भी एक इमेजिनेशन यहाँ पे की गई है कि परहैप्स वी आर गोइंग टू लीव अ स्कॉर्च्ड प्लैनेट, वी आर गोइंग टू लीव a distorted planet, we are going to leave a very infertile soil to our progeny. अपनी आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? बिल्कुल झुलसा हुआ प्लैनेट, जहां पे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का एक एक्सटेंट, अर्थ की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बिल्कुल डिप्राइव किया जाना, और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, उसकी जो हाइट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, उससे अफेक्टेड प्लैनेट को छोड़ के जा रहे हैं, जो शायद हमारी आने वाली जनरेशन की नीड्स भी पूरी ना कर सके, बेसिक नीड्स जो वाटर एंड एयर उसको भी पूरा ना कर सके। तो उसके लिए एक उम्मीद भरा एक मैसेज है कि सेव द प्लैनेट बिफोर इट इज टू लेट। परहैप्स वी आर नॉट द मास्टर ऑफ दिस प्लैनेट, वी आर द टेनेट्स। जैसे किराएदार होते ना, तो हमें ये जमीन किराए पे मिली है, हमें अपने आने वाली जनरेशन को सौंप के जानी है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने हमें सौंपी है, अब हमने क्या किया? इसको एक्सप्लॉइट कर दिया। अगर इम्पोवरिस्ड पोजीशन में इसको छोड़ करके जाएंगे, सो हाउ द कमिंग जनरेशन विल सर्वाइव? इफ दे फाइंड इट वेरी हार्ड टू सर्वाइव, सो सर्टेनली दे विल कर्स अस। हमारी आत्मा को शांति क्या मिलेगी? फिर वो हमें कर्स करेंगे कि आवर एंसेस्टर्स वर वेरी ग्रीडी, सो ग्रीडी दैट दे डिड नॉट लीव एनीथिंग, दे हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग। तो उस उम्मीद के साथ ये पोएम फिर खत्म होती है। अब इसके टाइटल की और थीम्स की बात करते हैं, फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। टाइटल की बात करते हैं। सो डस्ट रिफर्स टू द स्टॉर्म ऑफ डस्ट व्हेन वी डिप्राइव द अर्थ ऑफ इट्स ग्रिप। जब अर्थ की ग्रिप कमजोर हो जाती है, कमजोर कैसे होती है? जिस तरीके से आप पहाड़ों को डायनामाइट लगा करके उसको उड़ा रहे हो, वहां पे ग्रिप कर रहे हो, ग्रिप उसकी कमजोर कर रहे हो। डिफोरेस्टेशन करके जो अर्थ की जो सॉइल इरोजन, यहाँ पे सॉइल इरोजन की बात भी कर लीजिए कि आफ्टर द सॉइल इरोजन द एक्सटेंट, आप ये भी कह सकते हो द एक्सटेंट ऑफ सॉइल इरोजन अफेक्टेड अर्थ, उसको भी कह सकते हो। सॉइल इरोजन अफेक्टेड अर्थ, और जब वो हवा चलती है तो वहां से वो सारी ऊपरी जो क्रस्ट है, वो ऊपरी क्रस्ट की जो एक ग्रिप होनी चाहिए, वो कॉम्पैक्टनेस जो होनी चाहिए, वो सब लूज हो चुकी है, क्योंकि डिफोरेस्टेशन का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। डिफोरेस्टेशन की वजह से वो ग्रिप जो है, उसकी नेचुरल ग्रिप वो लूज कर दी है। और वो डस्ट जो है, वो डस्ट रिजल्ट्स इन मैनी रिपरकशंस, सीवियर रिपरकशंस, जिसका कि डस्ट बॉल का भी उन्होंने एग्जांपल दिया, जो एक कंटिन्यूअस
डस्ट के जो स्टॉर्म थे जो कनाडा और यूएसए में चल रहे थे उस टाइम में, जिनका सीवियर इफेक्ट पड़ा था लोगों की लाइफ पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर उनके, और इवन अर्थ की प्रोडक्टिविटी पर। और डस्ट को आप दूसरे सेंस में भी ले सकते हो कि वी बिकम डस्ट इफ वी डोंट केयर, इफ वी डोंट पे अटेंशन टू द एग्जिस्टेंस। आवर एग्जिस्टेंस लाइज इन द एग्जिस्टेंस ऑफ मदर नेचर, अर्थ। उसके एग्जिस्टेंस में हमारा एग्जिस्टेंस है, उसका एग्जिस्टेंस अब डस्ट बन चुका है, हमारा भी डस्ट बिल्कुल बन जाएगा। वी विल बिकम डस्ट समडे, और दैट समडे विल कम वेरी सून। बहुत जल्दी वो जो दिन है वो हम प्रीपोन कर रहे हैं, उसको जल्दी बुला रहे हैं, अपनी नीड्स की खातिर, अपनी ग्रीड्स की खातिर अफेक्ट कर रहे हैं। थीम्स में आप देखोगे तो एक पहले ही मैंने बता दिया कि आपको ये इको क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोम को एनालाइज किया जाता है। नॉर्मली जूडिथ राइट एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के पॉइंट के फॉर्म में भी बहुत अच्छी तरीके से जानी जाती हैं। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है पूरे पोम में? अर्थ व्हेन इट वाज काइंड, एक टाइम था जब अर्थ काइंड थी एंड इट सस्टेन्ड मदर अर्थ की, इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इट सस्टेन्स अ लाइफ ऑफ ऑल द क्रीचर्स इंक्लूडिंग सारे ह्यूमन बींग्स, नॉन ह्यूमन बींग्स, सारे लिविंग बींग्स की जो लाइफ सस्टेन होती है वो अर्थ ही करती है अपनी सारी रिसोर्सेस से। एक टाइम था जब वो काइंडर थी, इट वाज द कंड्यूसिव पिक्चर, बट ड्यू टू द रेगुलर डिग्रेडेशन ऑन द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, तब क्या है ये अब एक इम्पोवरिस्ड लैंड हो चुकी है। काइंडर अर्थ वर्सेस इम्पोवरिस्ड लैंड बिकॉज ऑफ हार्वेस्ट फ्रेंडली थी। किस तरीके से हार्वेस्ट फ्रेंडली थी पहले, लेकिन अब क्या है बिल्कुल एक बैरन लैंड में कन्वर्ट होती जा रही है। तो वो जो फियर है, फियर ऑफ बिकमिंग बैरन, इनफर्टाइल, अगर अर्थ इनफर्टाइल हो गई सो वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव आवरसेल्फ, वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव बिकॉज ऑल आवर नीड्स, बेसिक नीड्स कम फ्रॉम अर्थ, वहीं से आती है वो। इफ इट सिकन्स, इफ इट बिकम्स सिक, so will become sick if the present exploitation continues. If we continue to exploit, if we continue exploiting the earth, certainly the days are not very far when our existence will be on the stake. हमारा existence दाव पर लग जाएगा। So earth as a resource to preserve, not to consume. जो लास्ट के स्टैंजा में एक उम्मीद, एक प्लेज के लिए अपील है कि अर्थ इज नॉट अ सोर्स टू कंज्यूम, अर्थ इज अ रिसोर्स टू प्रिजर्व, बिकॉज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द अर्थ लाइज आवर एग्जिस्टेंस, लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स। अब टेक्स्ट की बात करते हैं इसके। ये फर्स्ट स्टैंजा में है एक जो डिग्रेडेड फॉर्म, किस तरीके से बिकॉज ऑफ आवर ग्रीड, बिकॉज ऑफ आवर एक्सप्लॉइटिंग इट incessantly, what has become, what is the result? This sick dust spiraling, moving with the wind is harsh as grief's taste in our mouths and has eclipsed the small sun. The small sun, the sun. हमारे देश में आपने डस्ट का बड़ा प्रकोप देखा होगा। जब सर्दियों का टाइम आता है तो वो हवा की जो क्वालिटी है, पर्टिकुलरली एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली, एयर क्वालिटी ऑफ मेट्रो सिटीज, और पर्टिकुलरली ये सब दुनिया के बड़े बड़े शहरों की बात यही है, बड़े बड़े शहरों की प्रॉब्लम यही है। वो जो एक डस्ट स्टॉर्म, स्मोक जिसको हम कहते हैं, फॉग और स्मोक, और वो जो डस्ट का एक पूरा एक हवा चलती है, जो डस्टी क्लाउड्स हैं, दे रिजल्ट इन वेरियस प्रॉब्लम्स, वेरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। वो डायरेक्ट इंपैक्ट है पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन का। एयर पॉल्यूशन कब हो जाता है? जब वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। तो वो जब डस्ट जब सिक हो जाती है, यहाँ पर डस्ट क्या है? अर्थ। व्हेन अर्थ बिकम्स सिक, द विंड कैरीज दिस डस्ट with it and it is as harsh as the grief's effect in our life. When we are grief stricken, when we face some kind of trauma, when we face some kind of tragedy, so the effect of tragedy, the impact of tragedy lies with us for a length of time. जो इमोशनल wounds होते हैं, they remain with us for a length of the time, or particularly for rest of the life. हमारी आत्मा पर, हमारी इमोशनल साइकी, हमारी साइकी पर जो घाव लगे हुए होते हैं अपने से दूर जाने का, या जब हमारे अपने हमसे दूर चले जाते हैं तो वो कभी भरते नहीं। तो वो जो दुख है
वो दुख का जो दुख की प्रेजेंस है वो हमेशा फील होती है। वो ऐसा लगता है जैसे कि चीजों का टेस्ट आपके मुंह में थोड़ी देर रहता है। When you consume some tasty thing, so the taste of that particular thing lies with you for some time. You enjoy it. यहां पर वो और वही चीज है कि अगर कुछ ऐसा कड़वा कुछ खा लो आप, तो कड़वेपन का भी एहसास आपको काफी देर तक रहता है। जिस तरीके से टेस्टी खाने का आपको स्वाद थोड़ी देर तक रहता है आपके मुंह में, ऐसे ही कड़वे कुछ खा लिया आपने, बेकार कुछ खा लिया, उसका टेस्ट भी काफी देर तक रहता है। सुख का अनुभव आपके सामने आपके साथ में काफी देर तक रहता है। यू फील नॉस्टैल्जिक एंड देन यू फील हैप्पी। उसी तरीके से कोई परेशानी है वो भी आपको छोड़ती नहीं। इवन इफ इट एंड्स, द इफेक्ट इट हैज कॉज्ड टू योर साइकी विल रिमेन और रिमेन्स विद यू। उसका एहसास भी साथ में रहता है। तो ये यहां पे वही एनालॉजी यहां पे है। वो जो सिक डस्ट है, सिक डस्ट और उसका प्रभाव ऐसा ही है जैसे दुख का प्रभाव खत्म होने के बाद में भी हमारे साथ बना रहता है। तो ये डिग्रेडेशन ऑफ अर्थ एंड इट्स इंपैक्ट विल रिमेन विद अस फॉर लेंथ ऑफ टाइम एंड इट हैज आल्सो एक्लिप्स्ड, इट हैज नॉट सिंपली कॉज्ड अ पेन, इट हैज एक्लिप्स्ड द स्मॉल सन। ऐसा लग रहा है कि वो स्मोक की वजह से अब जो सनलाइट है वो सनलाइट प्रॉपर नहीं आती, सनलाइट आ नहीं रही है और उससे क्या है एक अजीब सा क्लाउड्स बने हुए हैं और क्लाउड से फिर क्या है कि जो अर्थ की फर्टिलिटी थी वो फर्टिलिटी में चेक लगा हुआ है, इट हैज स्टॉप्ड। तो ऐसा लग रहा है जैसे अब अर्थ भी, सन भी क्या है, सन इज अ सोर्स ऑफ लाइफ, सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट एनर्जी। अब उस एनर्जी को अगर आप ग्रहण लगा दोगे, उस एनर्जी सोर्स, उस सोर्स को आप ग्रहण लगा दोगे, उस सोर्स ऑफ एनर्जी और उसका कंज्यूमर है उसके बीच में दीवार खड़ी कर दोगे, तो फिर क्या होगा? विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो यहां पे यही है, उस डस्ट ने एक कवरिंग, एक लेयर खड़ी कर दी है सोर्स ऑफ एनर्जी और हमारे बीच में, सनलाइट और हमारे बीच में, फ्रेश एयर और हमारे बीच में, जो वो पॉल्यूशन की फॉर्म में, तो पॉल्यूशन की फॉर्म में वो हो चुका है। द रेमनेंट अर्थ, ये मतलब दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, this is what has taken place after our efforts of exploiting earth. The remnant मतलब flourishing, flourishing earth turns evil। अब ऐसा हो चुका है जो एक टाइम में flourishing थी, खुद फ्लरिश करती थी, पूरी दुनिया को फ्लरिश करती थी। फ्लरिश मतलब पूरा सबको पालना, सबको, सबकी लाइफ को सस्टेन करना, खुद को सस्टेन करना, सबकी लाइफ को सस्टेन करना। अब वो क्या है, अब it has turned villainous, it has turned evil, the earth has turned evil। अब evil सम मतलब now it is bent upon destroying the things, मतलब the same source, the source that is the force that creates us also destroys us, the force, the cosmic energy that preserves us also destroys us। So the earth, which was a source of energy, source of life for us, and now is a source of death for us also, it has turned evil। Still shocked, it is still shocked। अब still shocked किस तरीके से? Severely affected by modern agricultural tools, जो कंबाइन से कह लीजिए, या बहुत सारे जो कल्टीवेटर और बहुत मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल्स आ गए हैं इस समय, जो सिर्फ एक्सप्लॉइट करते चीजों को, उनको प्रिजर्व नहीं करते। सॉइल की जो अपनी ओरिजिनल जेनेरिक क्वालिटी है उससे उसको डिप्राइव करते हैं। मल्टी क्रॉप फार्मिंग का सिस्टम है, हाइब्रिडाइजेशन का सिस्टम है या ट्रेंड है, जिससे आपने क्या किया, नेचुरल जो प्रोसेस है उसको आपने बाईपास कर दिया, नेचुरल प्रोसेस को आपने एक सेंध लगा दी उसमें। उससे क्या है कि अर्थ के ऊपर प्रेशर हो गया है सबसे ज्यादा से ज्यादा काम करने का। अब वही बात है कि अगर किसी पर्सन के ऊपर उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ज्यादा बोझ लाद दोगे या काम का, तो फिर वो क्या होगा, आफ्टर सर्टेन टाइम ही विल बिकम सिक। द सेम इज हैपनिंग टू द अर्थ। अर्थ इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड, ऑल हर रिसोर्सेज आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड नाउ इट हैज बिकम सिक, स्टिल शॉक्ड। वो इसी तरह से ट्रॉमेटाइज्ड है जैसे कि वॉरफेयर में शेल शॉक्ड, इसको आप कंपेयर कर सकते हो शेल शॉक्ड। शेल शॉक्ड वाज फेमसली यूज्ड इन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स व्हेन द सोल्जर्स वर शेल शॉक्ड। शेल शॉक्ड मतलब जैसे वो बहुत ज्यादा बॉम्बिंग और ट्रॉमेटाइज सिचुएशन, जहां पर उनके साथी मारे जा रहे थे, बॉम्बिंग हो रही थी, लगातार बॉम्बिंग हो रही थी, और उससे वो क्या मतलब देयर वाज अ ट्रॉमा ऑन द साइकी फ्रॉम विच दे कुड नॉट रिकवर, शेल शॉक्ड।
ऐसे ही अर्थ भी क्या है कि वो मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल्स हैं जिन्होंने उसकी फर्टिलिटी को डिप्राइव कर दिया है, अफेक्ट कर दिया है, उससे वो स्टिल शॉक्ड है। अर्थ हैज टर्न्ड अगेंस्ट द प्लो। द प्लो मतलब जो फार्मिंग, इट हैज डिसाइडेड, अर्थ हैज डिसाइडेड नॉट टू सपोर्ट इन फार्मिंग। अब आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अर्थ विल नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग एंड टर्न्स एंड रन्स विद द विंड ऑल डे। और अब क्या है, वो अर्थ लूज, इतनी लूज हो चुकी है कि विंड के साथ पूरा दिन चलती रहती है। वो क्या है, डस्ट बॉल हो चुकी है, डस्ट बॉल की तरह वो पूरे उसमें एटमॉस्फेयर में घूमती रहती है। नाउ इट हैज क्रिएटेड, इट हैज टर्न इनटू एयर, द वर्स्ट फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन इन विच यू कैन फाइंड द क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड ऑल नाइट साइज एंड आर स्लीप अगेंस्ट द विंडो पेन। जिस तरीके से तूफानी रात पूरी रात आपकी खिड़की को खटखट करती रहती है और आपकी नींद आपको सोना नहीं देती, आपको परेशान करती रहती है, ट्रॉमेटाइज करती रहती है, उसी तरीके से अर्थ ने अब बदला लेना शुरू कर दिया है। इट विल डिप्राइव यू ऑफ योर स्लीप, ऑफ योर सस्टेनेबिलिटी, ऑफ योर लाइफ ऑल्सो। सेकेंड स्टैंजा में ये पिक्चर है जो प्रीवियस स्टेज और फर्टाइल स्टेज, फर्टाइल स्टेट कह लीजिए आप उसको। ऐसा नहीं था कि पहले से ही अर्थ हमेशा से ही ऐसी ही है। इट हैज ऑलवेज टर्न्ड इविल। द अर्थ वॉज वेरी जेनरस एट ए टाइम when there were the conducive situations for farming, when there were wholesome situation and conditions for living, when the breeze was moderate, the sun was moderate, the temperature was moderate, the water resources were wholesome, earth had her fertility intact, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर था, अपने पूरे बैलेंस में था। तो अर्थ was a kinder once, carrying cloud like a water bag on the shoulders. sun was kinder, जैसे क्लाउड्स मतलब देयर वाज ऑलवेज द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लाउड, व्हेन एवर देयर वाज अ नीड देयर वाज अ क्लाउड, और फिर इट टर्न इनटू अ रेन। जब भी अर्थ को बारिश की जरूरत होती थी वो बारिश हो जाती थी। इतना एक सिमेट्री थी, एक तालमेल था अर्थ में और जो सोर्स ऑफ एनर्जी है सन में और जो बादलों में। जब जब जरूरत होती थी बारिश पड़ जाती थी। अब की तरह नहीं कि आपको जरूरत है या नहीं है, नहीं है तो बारिश होगी और है तो नहीं होगी। गर्मी इतनी है कि आप बेहाल हो जाओगे। टेम्परेचर इज राइजिंग डे बाय डे, राइजिंग डे बाय डे। ग्लोबल वार्मिंग इज द मेन कंसर्न। ये सब क्या है, डिफोरेस्टेशन से, या अर्थ की जो सॉइल इरोजन से, अर्थ की जो फर्टिलिटी है उसके डेप्रीवेशन से। सो पहले ऐसा नहीं था, जैसे कि कंधे पर लेकर के जो वाटर बैग पानी वाला और जो जिस चीज की जरूरत है उसको पानी देता चला जाता है। सन वॉज काइंडर, काइंडर मतलब क्या है, मॉडरेट, जो मॉडरेट टेम्परेचर था, मॉडरेट टेम्परेचर। हार्डनिंग द गुड व्हीट, गुड व्हीट मतलब जो क्रॉप है, जैसे गेहूं की, जो गेहूं में पहले जो क्या होता है, मिल्क होता है, फिर जैसे जैसे उसको जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के थ्रू वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। हार्ड होना शुरू होने का मतलब क्या है, वो पकना शुरू हो जाता है। वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है। जब सब कुछ ठीक रहता है तो अपनी ही सिचुएशन, अपने ही हिसाब से वो हार्ड होना शुरू है। और पानी की जैसे आप पूर्ति करते हो, धूप निकलती है और फिर वो गेहूं का जो वो सॉफ्टनेस थी वो हार्डनेस में कन्वर्ट हो जाती है, वो इट बिकम्स ग्रेन, वो ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वो पूरी प्रोसेस तब होती है जब पूरी क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट करती है। तो हार्डनिंग द गुड व्हीट, ब्राउन एज ए स्ट्रॉन्ग मैन, जैसे नेचुरल प्रोसेस से वी बिकम स्ट्रॉन्ग, अ मैन बिकम्स स्ट्रॉन्ग, इन द सेम वे द क्रॉप grew, ripened. Earth was kinder, suffering fire and flow. Suffering fire and flow मतलब it was sensitive to the vagaries of climate. अब sensitive नहीं है, अब जैसे स्टोइक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस पे। पहले सेंसिटिव थी, सेंसिटिव के सेंस में कि थोड़ा बहुत अगर गर्मी ज्यादा हुई या बरसात ज्यादा हुई तो अर्थ कुड मैनेज एंड स्टिल वाज एबल टू प्रोड्यूस इफ द प्रोड्यूस वाज अनअकस्टम्ड। अब यहाँ पे क्या है कि ब्रीडिंग द अनअकस्टम्ड हार्वेस्ट। अनअकस्टम्ड मतलब क्या है, अनयूजुअल हार्वेस्ट। जिस चीज के लिए अगर अर्थ वो फर्टाइल नहीं है या सुटेबल नहीं है, जैसे कोई पर्टिकुलर खेती एक पर्टिकुलर सॉइल में ही होती है, एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में ही वो सही से पैदा हो सकता है। गेहूं एक पर्टिकुलर लैंड में, पर्टिकुलर क्लाइमेट में, मेहनता एक अलग जगह में, गन्ना एक अलग जगह में, मक्का एक अलग जगह में। तो कुछ जो फसलें हैं वो अपने क्लाइमेट के हिसाब से उन जगहों पर सुटेबल तरीके से वो पैदा होती हैं, नर्चर की जाती हैं।
लेकिन पहले अर्थ इतनी सेंसिटिव थी कि अगर अनयूजुअल क्रॉप भी आप लगा रहे तो उसको मैनेज कर जाते थे। हमारा रिस्पॉन्स रहता था लीनिंग इन आवर डोरवेज टुगेदर, वॉचिंग द बर्ड क्लाउड शैडोज, द फ्लीट विंग विंड शैडोज ट्रेवल आवर क्लीन वीट, वी थॉट आवर लाइफ्स रिच ऑलरेडी। मतलब दिस इज व्हाट वी हैड एज अ रिस्पॉन्स। जब सब कुछ अच्छा होता था तो हम अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर के दरवाजे के सहारे टिक करके और नेचर को एंजॉय करते थे। किस तरीके से वो फ्लाइट ऑफ बर्ड्स जैसे वो इधर से उधर घूमती गई और वो एक पूरे क्लाउड की तरह वो पूरा एक झुंड जो पक्षियों का वो गया और वो हमारे सामने सस्टेन हो रहा है, हम भी सस्टेन हो रहे हैं लाइफ से। लाइफ वॉज होलसम। और किस तरीके से फसलों को पकता हुआ देख रहे हैं, उससे एक अजीब सी खुशी मिल रही है। वो सब चीज देयर वाज अ सेटिस्फैक्शन एंड देन वी फेल्ट दैट वी आर ऑलरेडी रिच। फसलों को पकता हुआ देख करके हमें एहसास हो जाता था कि दैट वी आर हैप्पी, वी आर रिच। अजीब सा एक सेटिस्फैक्शन होता था जिसको कि वर्ड्स में नहीं कहा जा सकता। वी काउंटेड द ब्यूटीफुल मनी एंड गेव इट इन आवर हार्ट्स टू द चाइल्ड asleep। और हम उन फसलों को देख करके समझ जाते थे कि नाउ वी हैव बिकम रिच। और जो हमारे अंदर जो एक इनोसेंट चाइल्ड बैठा हुआ है, जिस चाइल्ड को टॉयज चाहिए खेलने के लिए, उसको कुछ ऐसा चाहिए जो उसको इसको खुश कर सके, तो हमें वो खुशी हो जाती थी कि देख ये फसल बिल्कुल तैयार है और द मोमेंट वी विल हार्वेस्ट इट विल हैव हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस का टाइम आने वाला है। वी काउंटेड द ब्यूटीफुल मनी एंड गेव इट इन आवर हार्ट्स टू द चाइल्ड asleep, who must never break his body against the plow and stubborn rock and tree। उस इनोसेंस के लिए, उस इनोसेंट चाइल्ड जो हमारे अंदर बसा हुआ था, जिसको कि हम कभी थका हुआ या परेशान नहीं देखना चाहते थे। हम ये कभी नहीं चाहते थे कि हमारे अंदर की जो इनोसेंस है वो खत्म हो, हमें कभी स्ट्रगल करना पड़े। स्ट्रगल करना पड़ेगा तो खत्म होगी वो इनोसेंस। तो हम ये नहीं चाहते थे कि वो इनोसेंस जो है वो इनोसेंस को बाहर आना पड़े और स्ट्रगल करना पड़े। क्योंकि the things were moderate, the sun was moderate, situation was moderate, we could sustain our life quite easily, earth was able to sustain us। वो एक हैप्पीनेस का टाइम था। ये एक मतलब डिग्रेडेशन से पहले की सिचुएशन थी जहां पे सब कुछ हमारे कंट्रोल में था। अब ये एपोकलिप्टिक सिचुएशन हो गई। जो फर्स्ट स्टैंजा में थी, जहां से स्टार्ट किया था, वहीं से फिर दोबारा से ये एपोकलिप्टिक स्टेज हो गई। एपोकलिप्टिक मतलब क्या है? ये प्रलय का टाइम है। इफ द सेम कंडीशन कंटिन्यूज, द डेज आर नॉट वेरी फार दैट वी विल बिकम द थिंग ऑफ पास्ट ऑल्सो। हम भी बिल्कुल अतीत की चीज हो जाएंगे, हमारा भी कुछ नहीं बचेगा। बट द विंड राइजेस, लेकिन अब क्या है? ये विंड क्या है? स्टॉर्म की फॉर्म में। इट इज नॉट अ ब्रीज दैट सूथ्स आवर सोल, it is not the calm and composed wind that refreshes us। ये एक तूफान की तरह है। और अपने साथ तूफान क्या है? the earth rises मतलब upper layer of the earth rises in the form of dust because it has become loose। अर्थ की जो पकड़ बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, इरोजन का वो सिस्टम हो चुका है, अर्थ सॉइल इरोजन। एंड जैसी हवा चलती है वो ऊपरी लेयर को उखाड़ करके अपने साथ ले जाती है। कुछ है ही नहीं उसमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। रनिंग लाइक एन इविल रिवर, और उस तरीके से ये अनकंट्रोलेबल रिवर की तरह ये विंड चलती रहती है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल है, डिस्ट्रक्टिव है। उस डिस्ट्रक्टिवनेस के साथ ये विंड भी अपने साथ उस डस्ट को लेकर के चलती है, ड्राइविंग ऑल आवर होप्स विद इट। बट द सन ग्रोज स्मॉल। सन मतलब वो जो लाइफ सोर्स ऑफ लाइफ, सोर्स ऑफ एनर्जी, उसका रोल भी कंस्ट्रेन हो चुका है, उसका रोल भी कन्फाइन हो गया है। डस्ट के क्लाउड्स ने उसको भी एक्लिप्स कर दिया है, उसको भी बिल्कुल ग्रहण लगा दिया जैसे। And when we turn to each other, our eyes are dust and our words dust। And then when we try to rationalize things, when we try to feel what is happening, what we feel, it is dust। Dust मतलब क्या है कि we feel ended, we feel finished। हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल खत्म, सारा खेल खत्म हो चुका है। Dust is a symbol of death। हमारी लाइफ भी डस्ट बन जाती है। So dust symbolizes death also। So हमारे words भी death। We are no longer able to sustain us or rationalize the things। The things are beyond our control।
टर्न टू ईच अदर आवर आईज आर डस्ट। जैसा आईज की प्रॉब्लम लिटरली यहां पे समझते हो आप, तो वो जो डस्ट बॉल की प्रॉब्लम थी कनाडा और यूएसए में, तो वहां पे बहुत ज्यादा आईज की प्रॉब्लम्स और बहुत ज्यादा लंग्स की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी। अर्थ की जो फर्टिलिटी थी उसको तो वो डिप्राइव कर ही दिया था, वो तो एक मेन प्रॉब्लम थी ही थी। लोगों की फिजिकल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई थी। सो द वर्ड्स आर डस्ट। Dust has overtaken our dreams that were wider and richer than wheat and under the sun. Dust has shrouded everything. जैसे कवरिंग होती है, उस कवरिंग के नीचे सब कुछ दफन, श्राउड जैसा होता है उसके नीचे सब कुछ खत्म दफन। ऐसे उस डस्ट ने क्या कर दिया, हमारे सारे ड्रीम्स वो खत्म कर दिए हैं, एक पॉसिबिलिटीज वो खत्म कर दी हैं, अपॉर्चुनिटीज वो खत्म कर दी हैं, ड्रीम्स खत्म हो चुके हैं। ड्रीम्स जो कि हमारे आगे बढ़ने के ड्रीम्स थे, अपने आप को कहीं दूर ले आने के ड्रीम्स थे, अब वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। रिचर देन द व्हीट एंड अंडर द सन, वो जो हमारे पास में जो था उससे ज्यादा हम ड्रीम्स सोचते थे, करते थे, और वो सारे ड्रीम्स अब खत्म हो चुके हैं। एंड वॉर्स इरोडिंग गेल स्कैटर, इरोडिंग गेल स्कैटर्स आवर सन्स, ये यहां पे वर्ल्ड वॉर का एग्जाम रेफरेंस भी है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड, पर्टिकुलरली सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड में किस तरीके से जो बॉम्बिंग और एयर रेड्स और जो एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन और जो थ्रेट थी सारी कंट्रीज पे, और जो थ्रेट थी सारे लोगों की लाइफ में, वो तो सारे लोग क्या थे, तो वॉर की जो गेल थी, वॉर की जो हवा थी, वो भी ऐसे ही थी, जिधर चली वॉर की हवा उधर खात्मा ही खात्मा करती चली गई। जहां से वो आग की तरह फैली, वॉर की नजर वहीं पे ही सारा खात्मा जेनोसाइड करते हुए चली गई। एंड वॉर्स इरोडिंग गेल, इरोडिंग गेल मतलब क्या है कि जो इरेडिकेटिंग, डिस्ट्रॉइंग, डिस्ट्रॉइंग गेल, गेल होती स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड दैट इज नॉट कंट्रोलेबल। इरोडिंग गेल स्कैटर्स आवर सन्स, सन्स ये सोल्जर्स हैं हमारे, विद अ मिलियन अदर ग्रेन्स ऑफ डस्ट। जिस तरीके से वो मिलियंस ऑफ ग्रेन्स ऑफ डस्ट वो यहां से और कहां चले जाते हैं, और जो अर्थ की अपने साथ क्या लेके जाते हैं, अर्थ की जो प्रोडक्टिविटी, अर्थ की जो फर्टिलिटी, और उसी के साथ उस तरीके से जैसे कि वो वॉरफेयर की हवा चली और अपने साथ जहां जहां से गुजरती चली गई, वहां वहां से मिलियंस ऑफ सोल्जर्स दे वर किल्ड, उनको डिस्ट्रॉय करती चली गई। तो ये वो है, वो एपोकलिप्टिक सिचुएशन है जो हो चुकी है, जिसका कि इसको बहुत ज्यादा डर है। लास्ट स्टैंजा इज ए स्टैंजा ऑफ होप, होप फॉर द फ्यूचर। ओ साइंग एट द ब्लिस्टर्ड डोर, डार्केनिंग द इवनिंग स्टार, द डस्ट एक्यूजेस। ये डस्ट कुछ कहना चाह रही है, ये डस्ट कहना चाह रही है, एक्यूज, इनफैक्ट कहना नहीं चाह रही है, एक्यूज कर रही है कि द प्रेजेंट सिचुएशन, the main reason of the present apocalyptic situation is you yourself. उसके सारे जिम्मेदार आप लोग हो। The only responsible thing is the man's greed, insatiable greed, कभी ना खत्म होने वाली वो greed, an urge of exploiting the natural resources of its all fertility and resources, rich resources, उससे इसको खत्म कर देना। साइंग एट द ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर्ड जैसे होता है ना, जो चेहरे पे चकत्ते पड़ जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, या फिर जो स्किन डिजीज से आपकी स्किन पे फफोले टाइप के पड़ जाते हैं, वो ब्लिस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे एनॉइड भी कह सकते हैं, एनॉइड डोर, वो साइंग एट द एनॉइड डोर डार्कनिंग द इवनिंग स्टार, द डस्ट एक्यूजेस। इवनिंग स्टार को भी, इवनिंग स्टार क्या है, जैसे मून या फिर ऑल द स्टार्स, उनको भी क्या है, ओवरशैडो, उनको ओवरशैडो करते हुए, और उस डोर पर, डोर ऑफ ह्यूमन बीइंग, where the human being is annoyed, it is not the door that is annoyed, it is the human being who is looking outside, waiting at the door, and who is very annoyed. तो वो annoyed बंदे को उसके ऊपर तरस खाकर, तरस भी क्या है, उसके ऊपर accuse करती है, accuses कर रही है, क्या accuse कर रही है कि the main reason of this degradation is you yourself, your greed, your lust, the urge of eradicating the things. Our dream was the wrong dream. ये accuse कर रही है, हमें एहसास दिला रही है कि what we dream was a wrong one. The dream was the wrong one. क्योंकि वो ड्रीम ने क्या किया, उस ड्रीम ने, वो ग्रेट अमेरिकन ड्रीम जैसे हम कहते हैं ना,
वो बड़ा फेमस था, ग्रेट लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट। और उस चक्कर में क्या हुआ कि उन्होंने दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज ऑफ नेचर, और सिचुएशन ऐसी बनी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड वो भी आ गया। और उससे क्या हुआ, इट ब्रॉट डेथ, इट ब्रॉट एपोकलिप्स, इट ब्रॉट डूम। तो यहां पर भी वही बात है कि जो ड्रीम था वो शायद वो इट वॉज नॉट अ प्रॉपर ड्रीम, क्योंकि ड्रीम था अपने आप को ग्रो करने का, बट एट द कॉस्ट ऑफ द नेचर। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं थी जो हम आज बात करते हैं, वो डेवलपमेंट की बात थी, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं थी। वो डेवलपमेंट की बात थी एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग एल्स, इवन दो इट इज नेचर। नेचर हर चीज की कॉस्ट पर वो डेवलपमेंट की बात थी। तो वो ड्रीम जो था वो दैट वाज नॉट एप्रोप्रिएट, इट वाज अ रॉन्ग ड्रीम। आवर स्ट्रेंथ वाज द रॉन्ग स्ट्रेंथ। अगर इफ वी फेल्ट प्राउड ऑफ द स्ट्रेंथ दैट वी डेवलप्ड, इफ वी वर प्राउड ऑफ द इन्वेंशन दैट वी डिड, सो वो इट वाज रॉन्ग स्ट्रेंथ, वो प्रॉपर थी ही नहीं। अगर उसने हमें यहां तक लाके छोड़ दिया है तो वो उस इनोवेशन पे फिर क्या, किस बात की इनोवेशन अगर वो हमारी लाइफ में एक थ्रेट पैदा कर देती है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, बट लेकिन वो सेम एनर्जी डिस्ट्रॉयज विद इन सेकेंड। उस न्यूक्लियर बॉम्ब ने सिक्योरिटी के साथ साथ थ्रेट पैदा कर दी है। तो सिक्योरिटी एंड थ्रेट दे गो हैंड इन हैंड। इफ वी हैव डेवलप्ड दिस न्यूक्लियर बॉम्ब and then we feel safe, but at the same time we have developed it out of the insecurity, कहीं कोई दूसरा हम पे ना फेंक दे इसलिए हम अपने आप डेवलप कर लें। तो वो इनसिक्योरिटी, सिक्योरिटी और वो थ्रेट दोनों साथ साथ चल रही है। what we are doing, our strength was the wrong strength, weary as we are, and then we are tired of fighting this calamity, this is beyond our efforts, we must make a new choice। अब एक उम्मीद की बात यहाँ पे जो है ना वो ये है कि अब एक नई शुरुआत की करने की बात है। देयर इज अ डायर नीड ऑफ मेकिंग अ फ्रेश स्टार्ट, एक नई स्टार्ट करने की बात है, एक नई चॉइस की बात है, जिस चॉइस में नेचर को प्राइमरी तौर पर रखना पड़ेगा, जिस चॉइस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाएगी, जिस चॉइस में आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ने की बात की जाएगी। So we must make a new choice, a choice more difficult than the resignation। Resignation मतलब जो हम we feel satisfied, तो we are never satisfied। So choice बहुत difficult होगी, अपने आप को satisfy करने की बात नहीं होगी, उससे भी ज्यादा difficult होगी, क्योंकि satisfy से ज्यादा आने वाली generation के लिए कुछ छोड़ने की बात होगी, कुछ करने की बात होगी, अपने साथ साथ उनका existence भी consolidate करने की बात होगी। More urgent than the desire of rest, or more urgent, it will be urgent because the things are slipping away from our hands at a very great speed। बहुत ज्यादा तेजी से फिसल रहा है टाइम हमारे हाथ से। अगर हमने जिस स्पीड से डिग्रेडेशन हो रहा है उस स्पीड से अगर उसको संभालने की कोशिश नहीं की गई और उससे डबल स्पीड की जरूरत है, तो थिंग्स विल गो बियॉन्ड आवर रीच। शायद वो उतनी दूर निकल जाएंगी जहां से देयर इज नो पैलिएटिव लेफ्ट, कोई शायद सॉल्यूशन बचेगा ही नहीं। So urgent need more desire, more urgent than the desire of rest at the end of the day। Desire of rest, what we do, what we feel, we have a desire of the rest at the end of the day। कि जब सब कुछ खत्म होगा तो हम यही फील करते हैं कि दिन के अंत तक हमें रेस्ट करने का मौका मिले। लेकिन यहाँ पे रेस्ट करने की बात ही नहीं है, फॉरगेट अबाउट रेस्ट। यहाँ पे ज्यादा काम करने की बात है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है वो नीड, क्योंकि रेस्ट से बात बनेगी नहीं। रेस्ट हुआ तो फिर आने वाली जनरेशन का तो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। वी मस्ट प्रिपेयर द लैंड फॉर अ डिफिकल्ट सोइंग, एक अलग तरह की डिफिकल्ट सोइंग मतलब जो हार्वेस्ट क्रॉपिंग, एक अलग तरह की जो टैक्टिक्स डेवलप करनी पड़ेंगी जिससे कि अर्थ की जो इरोजन है वो ना हो, जो सॉइल इरोजन है वो ना हो, डिफोरेस्टेशन ना हो, एफोरेस्टेशन को मोटिवेट करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा, मल्टी क्रॉप फार्मिंग को डिस्करेज करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को एनकरेज करना पड़ेगा, मॉडर्न टूल्स जो हैं जितने भी एग्रीकल्चर के उनका यूज मिनिमाइज करना पड़ेगा, प्रिस्टीन तरीके से खेती करने की जरूरत होगी, जिससे कि अर्थ की जो प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है, उसको बिना हार्म पहुंचाए आप उससे जितना भी मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है वो ले लीजिए। वी मस्ट प्रिपेयर द लैंड फॉर अ डिफिकल्ट सोइंग। सोइंग मतलब प्रोड्यूस, क्रिएशन, अ लॉन्ग एंड हैजार्डस ग्रोथ ऑफ ए स्ट्रेंज ब्रेड दैट आवर सन मे हार्वेस्ट एंड बी फेड। आने वाली जनरेशन, सन्स मतलब क्या है, आने वाली जनरेशन एक अलग तरह का फूड डेवलप करके उसको बोने की जरूरत पड़ेगी,
जिससे कि हमारे आने वाली जनरेशन का भरा पोषण हो। यहाँ पे मतलब ये है कि यहाँ पे ये कहने की जा रही है कि अर्थ हैज डिग्रेडेड सो मच दैट द कॉमन क्रॉप्स आर नॉट पॉसिबल टू ग्रो। वो पॉसिबल है ही नहीं कि उनको ग्रो किया जाए। इस अपील के साथ ये पोम फिर खत्म हो जाती है। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। होपफुली आई मेड यू अंडरस्टैंड द पोम, एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and subscribe to the channel so that you don't miss the videos. Thank you so much.